अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की। व्हाट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस? बेसिकली इट इज़ अ डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय कार्टिलेज डीजनरेशन एंड देयर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फेलियर ऑफ द साइनोवियल जॉइंट्स। यूजली ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है कि इट इज़ क्या कहते हैं एजिंग फिनोमेना देखा गया। इसका जो ऑनसेट है काफ़ी स्लो होता है एंड इसको हम जो एजिंग की वजह से जो होते हैं दोनों जेंडर्स को अफेक्ट करते हैं। मेल्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं, फीमेल्स को भी अफेक्ट कर सकता है। ज़्यादातर फीमेल्स में प्रोमिनेंट इसलिए मिलता है क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजली भी कि उनमें एस्ट्रोजन की डिफिशिएंसी हो जाती है। लेकिन ये है कि मेल्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। मेल्स में ज़्यादातर हिप्स के जॉइंट्स को और फीमेल्स में ज़्यादातर नीज और हैंड्स के जॉइंट्स को अफेक्ट करते हैं। जो एजिंग की वजह से होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि यूजली ओल्डर इंडिविजुअल्स में मिलते हैं, दो इंडिविजुअल्स हु आर अबव 50 ईयर्स ओल्ड, उनमें ज़्यादातर कॉमन होता है। उस तरह के हम आर्थराइटिस को ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम इडियोपैथिक या प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, सिर्फ अराउंड 5% ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि कभी कभी यंगर इंडिविजुअल्स में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। वो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी? अगर तो वो जो यंगर एडल्ट, वो जो भी यंग इंडिविजुअल है, उसको कोई जॉइंट डिफॉर्मिटी प्रेजेंट हो, या कोई उसको प्रीवियस कोई जॉइंट इंजरी हुई हो, या उसको कोई सिस्टेमिक डिसऑर्डर हो लाइक डायबिटीज़, ओक्रोनोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस या ओबेसिटी। तो जो इन चीज़ों की वजह से जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा होगा उस यंग इंडिविजुअल में, दैट इज़ बेसिकली नोन एज सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। पैथोजेनेसिस की अगर हम इसकी बात करें तो मेनली होता क्या है पैथोजेनेसिस के लिए? इसका आसान सही है कि इन फिगर्स को देख लेना है और ये छोटा सा पढ़ लेना है। वैसे मैं इस टेक्स्ट के थ्रू भी पैथोजेनेसिस बता देता हूँ, उसकी इतनी मुश्किल है नहीं। कि देयर इज़ डीजनरेशन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड देयर इज़ डिसऑर्डर्ड रिपेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकुलर कार्टिलेज, जिस तरह ने यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। अब जो ये इन्होंने इधर इसको मैग्नीफाई करके जो दिखाया हुआ है इस स्मॉल से स्क्वायर को, बेसिकली ये ब्लू ब्लू जो है ये आपका सारा आर्टिकुलर कार्टिलेज है और नीचे ये बोन है। ये इन्होंने ये दो बोन्स दिखाई हुई और इनके बीच में जो डार्क ग्रीन सा दिखाया हुआ है, दिस इज जो आर्टिकुलर कार्टिलेज। होता क्या है, कौन से दो फैक्टर्स देखे गए? क्योंकि मैंने कहा है कि ये काफ़ी स्लो ऑनसेट है ड्यू टू एजिंग ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक तो बायोमैकेनिकल स्ट्रेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी देखे गए लाइक polymorphisms in those genes which are encoding your components of matrix and signaling molecules. नॉर्मली होता क्या है, एज वी कैन सी दिस इज आर्टिकुलर कार्टिलेज और ये उन्होंने कॉन्ड्रोसाइट दिखाए हुए हैं कि नॉर्मली जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं उनका काम यही होता है कि वो जो प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं उनको सिंथेसाइज करा रहे होते हैं एंड साथ में उनकी डिग्रेडेशन भी करा रहे होते हैं। एंड वो साथ साथ कुछ मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीन्स की भी सिंथेसिस कराते हैं, जिनका काम भी होता है कि दे बेसिकली डिग्रेड द टाइप 2 कोलेजन। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में क्या होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में जो डिग्रेडेशन होती है ना प्रोटियोग्लाइकेंस की, वो बढ़ जाती है कंपेयर टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटियोग्लाइकेंस। ऑल्सो जो डिग्रेडेशन होती है टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स की, वो भी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज कॉन्ड्रोसाइट्स आर इंक्रीजिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीन्स। एंड सेकेंडली एक और जो चीज़ इसमें देखी जाती है जो कि उन्होंने ये अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में दिखाई हुई है कि जो हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं ये कुछ इस तरह के कुछ इन्फ्लेमेटरी वो साइटोकाइंस और कीमोकाइंस रिलीज़ या कुछ फैक्टर्स रिलीज़ करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एक क्रॉनिक लो लेवल इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट रहती है विच कंट्रीब्यूट्स टू द डिजीज़ प्रोग्रेशन। तो इन तीन फैक्टर्स की वजह से कि एक तो एक्सेसिव डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीनग्लाइकेंस, डिग्रेडेशन ऑफ कोलेजन टाइप 2 एंड क्रॉनिक लो लेवल इन्फ्लेमेशन की वजह से बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा जाता है। कौन कौन से हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं वो उन्होंने यहाँ पे भी दिखाए हैं फिगर में। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। अब अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो अर्ली स्टेज होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जो कि उन्होंने इस सेकंड फिगर में दिखाई हुई है, इसमें क्या होता है जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं दे आर प्रोलिफरेटिंग एंड दे आर फॉर्मिंग क्लस्टर्स एज वी कैन सी फ्रॉम द फिगर कि ये नॉर्मल में सिर्फ एक है। अभी अर्ली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है उसमें इन्होंने क्लस्टर्स की फॉर्म में आ गए, दो दो तीन तीन हमको कॉन्ड्रोसाइट्स नज़र आ रहे हैं। एंड क्या कराते हैं, जो चीज़ मैंने बेसिकली बताई कि एक तो प्रोटियोग्लाइकेन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, कोलेजन टाइप 2 भी डिक्रीज हो जाती है एंड साथ में जो मैट्रिक्स का वाटर कंटेंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। एज अ रिजल्ट इन सब चीज़ों की वजह से होता है कि फिशर्स एंड क्लेफ्ट्स आर प्रोड्यूस विच क्रिएट अ ग्रैनुलर एंड सॉफ्ट आर्टिकुलर सर्फेस एज वी कैन सी ओवर हेयर कि ये क्लेफ्ट से बन रहे हैं, ये फिशर से बन रहे हैं, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज के लेवल पे देखे जाते हैं ड्यू टू क्या कहते हैं क्रॉनिक लो लेवल इन्फ्लेमेशन। फिर क्या होता है कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं इवेंचुअली जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं दे ऑल्सो डाई एंड फुल थिकनेस पोर्शंस ऑफ द कार्टिलेज आर स्लाउड इनटू द जॉइंट्स एंड दे फॉर्म लूज बॉडीज। के इवेंचुअली क्या होगा, जो कि लेट ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में यूजली होगा कि अब ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं ये भी इवेंचुअली ख़त्म हो जाएंगे और जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, दे आर इन्वॉल्विंग द फुल थिकनेस ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड एज अ रिजल्ट जो फॉर्मेशन बन रही है लूज़ बॉडी की फॉर्मेशन बन रही है। वो लूज़ बॉडी क्या है वो हम भी देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ बीच में से आर्टिकुलर कार्टिलेज बिल्कुल चला गया।
कुछ जगहों पे बस थोड़ा थोड़ा सा आर्टिकुलर कार्टिलेज यहाँ पर और यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो एक ही लूज बॉडी लाइक क्या कहते हैं अपीयरेंस मिल रही है इधर कि लूज सी बॉडीज बस यहाँ पे निकली पड़ी हुई हैं। फिर क्या होता है, अब आर्टिकुलर कार्टिलेज चला गया, जिस तरह यहाँ बीच से इधर जिधर मेरा पेन है यहाँ से सारा आर्टिकुलर कार्टिलेज ख़त्म हो गया। एज अ रिजल्ट ये जो एक्सपोज्ड बोन होती है, जिस सबकॉन्ड्रल बोन, दैट बिकम्स योर न्यू आर्टिकुलर सरफेस। कि अब क्या होगा, अब नॉर्मली तो ये होता था ना कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता था वो दूसरा आर्टिकुलर कार्टिलेज के साथ कंबाइन होकर देन जॉइंट्स की मूवमेंट कराता था। अब सिंस आर्टिकुलर कार्टिलेज ख़त्म हो गया, तो ये जो नीचे एक्सपोज्ड बोन है दैट हैज़ बिकम योर आर्टिकुलर सरफेस। एंड जब भी पेशेंट या इंडिविजुअल कोई भी मूवमेंट्स परफॉर्म करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो नीचे वाली बोन होगी, नीचे वाली एक्सपोज्ड सबकॉन्ड्रल जो बोन होगी, दैट वुड बेसिकली क्या कहते हैं बाइंड विद द ओपोजिंग बोन, या बाइंड विद द, या बेसिकली क्रिएट फ्रिक्शन विद द ओपोजिंग सरफेस। जो दूसरी साइड की बोन है वहाँ से वो मूवमेंट्स के दौरान ओपोजिंग सरफेस से फ्रिक्शंस और क्या कहते हैं और मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी, और वहाँ से ऑब्वियसली इंट्रैक्शन उसकी होगी, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि ये जो एक्सपोज सबकॉन्ड्रल बोन जो होती है, इसकी जो फॉर्मेशन होती है, जो इसकी अपीयरेंस होती है, वो इस तरह की हो जाती है। ये इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, इस तरह की बोन की अपीयरेंस हो जाती है। एंड दिस अपीयरेंस इज़ नोन एज पॉलिश्ड आइवरी अपीयरेंस, या वी कैन ऑल्सो कॉल इट बोन इबर्नेशन। वही चीज़ अभी मैंने लास्ट 1 मिनट 2 मिनट में समझाई है कि जो एक्सपोज्ड सबकॉन्ड्रल बोन होती है दैट बिकम्स द न्यू आर्टिकुलर सरफेस, एंड दैट इज़ बर्निश्ड बाय फ्रिक्शन या विद द ओपोजिंग सरफेस, इट गिव्स राइज टू अपीयरेंस ऑफ अ पॉलिश्ड आइवरी अपीयरेंस विच इज़ नोन एज बोन इबर्नेशन। एंड ये जो अंडरलाइंग बोन होती है, अंडरलाइंग सबकॉन्ड्रल बोन, इट अंडरगोस रीबट्रेसिंग, इट अंडरगोस स्क्लेरोसिस, इट ऑल्सो डेवलप स्मॉल फ्रैक्चर्स विच क्रिएट्स गैप्स दैट अलाउ द साइनोवियल फ्लूइड टू बी फोर्स्ड इनटू द सबकॉन्ड्रल रीजन। की बेसिकली होगा क्या, जिस तरह हमको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि ये बोन की स्क्लेरोसिस हो रही है, इसकी बोन इबर्नेशन हो रही है। एज अ रिजल्ट इस बोन के अंदर छोटे छोटे माइक्रो फ्रैक्चर्स होने लग जाएंगे, और जब माइक्रो फ्रैक्चर्स होने लग जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि वी नो ये आसपास सारी साइनोवियल कैविटी जो होती है, यहाँ पे सारा साइनोवियल फ्लूइड होता है। ड्यू टू दिस माइक्रो फ्रैक्चर्स जो साइनोवियल फ्लूइड होगा वो बेसिकली अंदर सबकॉन्ड्रल रीजन के अंदर आने लग जाएगा। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि जो स्मॉल फ्रैक्चर्स होते हैं दे क्रिएट गैप्स विच अलाउ द साइनोवियल फ्लूइड टू बी फोर्स्ड इनटू द सबकॉन्ड्रल रीजन्स। एंड एज अ रिजल्ट जब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड बोन के अंदर आने लग जाता है, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ फाइब्रस वॉल्ड सिस्ट्स। और हमको क्या कौन सी फाइंडिंग मिलती है, साइनोवियम के लेवल पे याद रखना है कि साइनोवियम जो होगा वो माइल्डली कंजेस्टेड होगा, फाइब्रोटिक होगा, एंड इट वुड बी कंटेनिंग फ्यू इन्फ्लेमेटरी सेल्स। एक और जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि इसमें हमको ऑस्टियोफाइट्स की फॉर्मेशन मिलती है, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है भी, ये हिप बोन के लेवल पे एक ऑस्टियोफाइट से बन रहा है। व्हाट इज़ ऑस्टियोफाइट? इट इज़ बेसिकली अ मशरूम शेप्ड बोनी आउटग्रोथ्स which develop at the margin of your articular surface, and they are sometimes capped by fibrocartilage and hyaline cartilage which gradually ossify। तो बेसिकली जो मशरूम शेप्ड बोनी आउटग्रोथ्स होती हैं विच आर ऑस्टियोफाइट्स, ये याद रखने कि ये भी ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमको मिलती हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं हु डेवलप ऑस्टियोआर्थराइटिस, वी नो कि दे आर ओल्डर देन 50, सो दे आर एसिम्प्टोमेटिक अंटिल दे हैव रीच्ड 50 ईयर्स। 50 को ये नहीं कि 50 के बाद ही हुआ, 60 के बाद भी हो सकता है। यंग पर्सन का यही बताया हुआ जो मैंने पहले बता दिया था कि यंग पर्सन में हमने ये चेक करना होगा कि उनको कोई ऑलरेडी एक अंडरलाइन कॉज तो नहीं है, कोई ऑलरेडी उनको जॉइंट डिफॉर्मिटी तो नहीं है। वैसे उनको क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में? डीप एक ही पेन होता है विच वर्सन्स विद यूज़। इसमें याद रखना है कि कंपेयर टू रूमेटॉइड इसमें जो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है इट्स सबसाइड्स विद एक्टिविटी। क्रेपाइटिस मिलता है, लिमिटेशन ऑफ रेंज ऑफ मूवमेंट मिलती है, और इसमें जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हमारे होते हैं उनकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, और इसमें जो जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है वो एसिमेट्रिकल होती है। साथ में देखा गया कि मैंने भी बताया कि ऑस्टियोफाइट्स की फॉर्मेशन होती है, तो ये जो ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, ये जो बोनी मशरूम शेप जो आउटग्रोथ्स निकल जाती हैं बोन्स की, ये क्या कराती हैं, देयर इज़ अ चांस कि डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन दे कैन अटैच ऑन द स्पाइनल फॉर्मिना वेयर दे कैन बेसिकली कॉज द सर्वाइकल एंड लंबर नर्व रूट्स टू कंप्रेस, या दे कैन कॉज, जिसकी वजह से क्या होगा जब वो नर्व की कंप्रेशन कराएंगी एज अ रिजल्ट इट वुड लीड टू रेडिकुलर पेन, मसल स्पैजम्स, मस्कुलर एट्रोफी एंड न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स। टिपिकली ओनली वन जॉइंट इज इन्वॉल्व या ओनली फ्यू जॉइंट्स आर इन्वॉल्व। एसिमेट्रिकल होती है जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट। कौन कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं? हिप्स के मोस्ट कॉमनली जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, हिप्स के, नीज के, लोअर लंबर रीजन के, सर्वाइकल वर्टिब्रा के, लोअर लंबार वर्टिब्रा एंड सर्वाइकल वर्टिब्रा के। उसके साथ साथ प्रॉक्सिमल और डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं फिंगर्स के। एंड फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल एंड फर्स्ट टार्सोमेटाटार्सल जॉइंट्स आर कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व। फीमेल्स का अगर लेवल पे देखें तो फीमेल्स में हमको हिबर्डन नोड्स जो कि हमारे हैंड्स में बेसिकली लिम्फ नोड्स होते हैं वो पेल्पेबल मिलते हैं, और हमको प्रोमिनेंट ऑस्टियोफाइट्स भी नज़र आते हैं एट द डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स। ये जो 3 जॉइंट्स हैं ये याद रखना है कि ये यूजली दे आर नॉट इन्वॉल्व इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये हमने देखा था ज़्यादातर ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में इन्वॉल्व हो रहे थे।
रिस्ट्स के जॉइंट्स, एल्बो के जॉइंट्स और जो शोल्डर के जॉइंट्स होते हैं, दे आर यूजुअली नॉट इन्वॉल्व। ये नहीं कि बिल्कुल भी नॉट इन्वॉल्व, यूजली दे आर नॉट इन्वॉल्व। एंड लास्टली जो इसकी ट्रीटमेंट होती है, इसकी कोई इतनी खास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इसकी। यही है कि हम बेसिकली पेन की मैनेजमेंट करा सकते हैं, एनसेड्स हम दे सकते हैं टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, इंट्रा आर्टिकुलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। एंड अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सीवियर केस हो गया तो उस केस में हम आर्थ्रोप्लास्टी करा सकते हैं। तो बस ये छोटा सा था एक ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसकी मेन पैथोजेनेसिस अच्छे से और जो मॉर्फोलॉजी है एंड जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो बस सही से याद कर लेने। तो आई होप इजली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।